गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ई लेक्चर क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट EL 207 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे थे और हमने उसका सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम इसी सब्जेक्ट का यूनिट थर्ड जो हमारा है 8085 आर्किटेक्चर, उसके बारे में बात प्रारंभ करने वाले हैं। पर इसको प्रारंभ करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस या कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, शब्द हैं जिनको कि हमें समझना होगा और हम इस लेक्चर में उन्हीं डेफिनेशंस को, टर्म्स को आज समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कई बार उनके बारे में पूछा जाता है और स्मॉल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इवन स्मॉल 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन में इनको एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम प्रारंभ करते हैं। इन डेफिनेशंस के क्रम में सर्वप्रथम हम बात करेंगे कंप्यूटर स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशंस के बारे में। पहला वर्ड जो हमारा आता है यहाँ पर, वह आता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? A programmable machine that processes binary data. It is traditionally represented by 5 components: CPU, ALU plus control unit, memory, input and output. तो हिंदी में अगर इसकी बात करें अपन, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि बाइनरी डेटा के ऊपर प्रक्रिया करता है, कार्य करता है। और ट्रेडिशनली, मुख्य रूप से या परंपरागत रूप में, हम उसे 5 मुख्य पार्ट्स के रूप में या कंपोनेंट्स में या भागों से दर्शाते हैं। CPU, जिसको कि हम फुल फॉर्म में कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU प्लस अ कंट्रोल यूनिट, ALU से अभिप्राय होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो CPU ALU हम डिस्कस करेंगे आगे। मेमोरी भी हमारा नेक्स्ट आगे चैप्टर में फर्दर डिटेल में आएगा कि आपका जो भी प्रोग्राम है या डेटा है उसको आप स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग करते हैं हम, उसके विभिन्न प्रकार, और आगे हम आगे चैप्टर्स में पढ़ते चलेंगे। उसके अलावा इनपुट और आउटपुट। इनपुट में आपके जो डिवाइसेस आती हैं, आपके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, और भी आपके जॉयस्टिक हो गया, ये जो डिवाइसेस आपकी आती हैं, माइक्रोफोन हो गया, ये इनपुट डिवाइसेस की श्रेणी में आती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस, आपका कोई प्रिंटर है, आपका कोई स्क्रीन पे डिस्प्ले ले रहे हैं, आप LCD डिस्प्ले ले रहे हैं, या आप कोई और कहीं उसको आप फैक्स मशीन के थ्रू आउटपुट पे ले रहे हैं, या आप उसको स्पीकर पे आउटपुट पे ले रहे हैं, तो वो आपके आउटपुट डिवाइसेस पे आ जाती हैं। फर्दर जो नेक्स्ट पार्ट आपका आता है वह आता है CPU। CPU की फुल फॉर्म आपकी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका क्या कार्य होता है? ये एक ग्रुप ऑफ सर्किट्स होता है जो कि प्रोसेस करता है डेटा के ऊपर, डेटा जो भी आप दे रहे हैं उसको आप उसके ऊपर, और प्रोवाइड कराता है कंट्रोल सिग्नल्स और टाइमिंग सिग्नल्स। अदर कंपोनेंट्स के लिए कंट्रोल सिग्नल्स और टाइमिंग सिग्नल प्रोवाइड कराता है और डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है। इसके जो मुख्य भाग होते हैं, एक तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ALU, उसके अलावा रजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर। रजिस्टर्स का क्या कार्य होता है? आपका जो भी डेटा जो होगा, जो आपने मेमोरी में स्टोर कर रखा है, और उस पर आप जब कुछ भी प्रोसेस करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, तो उस डेटा को हम टेम्परेली हमें CPU में स्टोर करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे ये रजिस्टर्स काम में आते हैं। ये रजिस्टर्स आपके 8 बिट के भी हो सकते हैं और 16 बिट के भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रक्रिया के हिसाब से ये रजिस्टर्स आपके होंगे, और वो अपन डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे आगे। उसके अलावा आपके इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है। हमने इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा था कि जो प्रक्रियाएं इससे माइक्रो प्रोसेसर में होती हैं, कि पहले तो इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है और उसके उपरांत उसको डिकोड किया जाता है कि इस इंस्ट्रक्शन के तहत हमें क्या प्रक्रिया करनी है। तो यह जो कार्य होता है, यह आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर के द्वारा किया जाता है। और साथ के साथ इसमें होती है आपकी कंट्रोल यूनिट, जो कि कंट्रोल सिग्नल्स और टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट करने का कार्य करता है। इसके उपरांत आपके जो कंपोनेंट आता है, परिभाषाएं जो आती हैं, वह आती हैं माइक्रो कंप्यूटर्स कैटेगरी के अंदर।
माइक्रो कंप्यूटर्स कैटेगरी में जो पहली परिभाषा आती है वह आती है माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है MPU, फुल फॉर्म माइक्रो प्रोसेसर। M स्टैंड्स फॉर माइक्रो, P प्रोसेसर और U स्टैंड्स फॉर यूनिट। तो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर, इसकी जो परिभाषा हमने पहले भी डिस्कस की है उसी को दोबारा से हम और एक दूसरे रूप में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या होता है ये, इट इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इंटीग्रेटेड circuit manufactured by using the LSI technique. It includes the ALU, register array and control circuits on a single chip. तो सबसे पहली बात तो ये आज की डेट में हम डिस्कस करें तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है कि हम एक सिंगल चिप पे IC के ऊपर हमारे कंपोनेंट्स को बनाते हैं, इसको कि हम इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और इसके विभिन्न प्रकार के मेथड्स हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट आप कितने हो एक सिंगल चिप पे बना रहे हो उसको अलग अलग श्रेणी में विभक्त किया गया है। जैसे पहले स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन चलता था जिसमें कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या ट्रांजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप होते थे। फिर एडवांसमेंट जैसे जैसे होता गया हम आए MSI टेक्निक पर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के अंदर। दैन फिर हम आए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे जिसमें कि 1000 ऑफ कंपोनेंट ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो हैं एक सिंगल चिप पे बनाना संभव हो पाया था। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर जो अर्ली बेस्ड में थे, जो जैसे सपोज 8085 के संदर्भ में बात करेंगे तो यह लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की कैटेगरी में आता है। फर्दर और एडवांसमेंट हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आगे और आया और आगे कंपोनेंट्स की संख्या बढ़ती गई है। देन इसके जो कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं इस पे एक तो ALU है, एक रजिस्टर अरे है। रजिस्टर अरे मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स का एक समूह है। अरे जो होता है वो कहलाता है एक समान प्रकार के चीज़ों का समूह है, ये अरे कहलाता है। तो ये रजिस्टर्स का अरे है। ये रजिस्टर अरे है हमारा जो विभिन्न प्रकार के जो डेटा हमारे मेमोरी से हम लेके आते हैं किसी निर्देश के दौरान जिनको कि हमें काम में लेना है, उन्हें हम टेम्परेली इस रजिस्टर अरेज के अंदर स्टोर करते हैं और हमारी प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो रजिस्टर अरे उस काम में आता है हमारे। और कंट्रोल सर्किट्स होते हैं जो कि कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये समस्त हमारे एक सिंगल चिप पे यदि हम बना देते हैं तो उसे हम एक माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इस चीज़ को हमने जब हमने माइक्रो अपना कंप्यूटर पढ़ा था वहाँ भी देखा था, आगे भी हम उसको डेफिनेशन में देखेंगे कि CPU के जितने भी कंपोनेंट है ALU, रजिस्टर और कंट्रोल, यदि आप एक सिंगल चिप पे बना देते हो तो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। उसके पश्चात हमारा आता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोडक्ट। तो जैसा कि नाम ही इसका है कि माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित ये कोई प्रोडक्ट है, तो ऐसी मशीन या उत्पाद प्रोडक्ट जो कि माइक्रो प्रोसेसर को प्रयोग में लेता है अपने कार्यों को या अपनी प्रक्रियाओं को रन करने में या संपादित करने के लिए, तो वह उत्पाद या जो मशीन है वह माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोडक्ट कहलाता है। और इसमें क्या क्या होता है, मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स होंगे इसके। एक तो माइक्रो प्रोसेसर होगा नो डाउट, इसके साथ में एक मेमोरी होगी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे। उदाहरण के तौर पे आप सपोज को वॉशिंग मशीन लेते हो या माइक्रोवेव लेते हो तो आपने एक माइक्रो प्रोसेसर ले लिया, साथ में कुछ मेमोरी कंपोनेंट ले लिया और साथ में आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हो गई। वॉशिंग मशीन के केस में बात करें टच स्क्रीन हो गई या आपने स्विच बटन ले लिया इनपुट देने के लिए, और आउटपुट जो आप जो भी मोटर वगैरह को ड्राइव करवा रहे हो तो वो आउटपुट डिवाइसेस हो गई। तो ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोडक्ट के एग्जाम्पल होते हैं। आपका माइक्रो कंप्यूटर भी इसी का उदाहरण है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर आपका CPU का कार्य कर रहा है। उसके अलावा इनपुट डिवाइसेस आपने कीबोर्ड माउस लगा रखे हैं और आउटपुट पे आप डिस्प्ले ले रहे हो या प्रिंट आउट जो भी लेना चाह रहे हो वो हो गया। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था इसके बारे में। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है जो कि इंक्लूडेड होती है, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होगा, इसके अंदर इसमें मेमोरी होगी और इनपुट आउटपुट सिग्नल लाइंस होंगी एक सिंगल चिप पे। और फैब्रिकेशन टेक्निक जो इसमें काम में ली गई है वो ली जाती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक, VLSI टेक्निक। तो इस प्रकार की जो डिवाइस आप बनाते हो उसको माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में जब हमने डिफरेंस पढ़े थे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में, वहाँ हमने इसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमारी माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन जो डेफिनेशंस हैं उसमें माइक्रो कंप्यूटर आता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है कि यदि
ए कंप्यूटर दैट इज़ डिज़ाइंड यूजिंग अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट CPU। यदि हम एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं जिसके के अंदर हम माइक्रो प्रोसेसर को काम में लेते हैं उसके CPU के स्थान पे, तो वह माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। और इसके अंदर क्या क्या निहित होता है, क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें? इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होगा, मेमोरी होगी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी। तो इतने कंपोनेंट यदि आपके उसमें लगे हुए हैं तो ये एक माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। उसके उपरांत हमारी एक परिभाषा आती है बस। बस जो हमारी होती हैं ये कहलाती हैं ए ग्रुप ऑफ लाइंस यूज टू ट्रांसफर बिट्स बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो माइक्रो प्रोसेसर और जो अदर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, पेरिफेरल डिवाइसेस जिनको कि हम कहते हैं, जो अन्य डिवाइसेस आप अन्य से जोड़ते हैं, उनके मध्य बिट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ग्रुप ऑफ लाइंस काम में आती हैं, उनको हम बस कहते हैं। और ये जो बसें होती हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है डेटा बस, एक होती है एड्रेस बस और एक होती है कंट्रोल बस। डेटा बस जो कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के मध्य या इनपुट आउटपुट के मध्य डेटा का आदान प्रदान करता है, तो वो जो कार्य होगा वो डेटा बस के माध्यम से होगा। एड्रेस का कम्युनिकेशन यदि हो रहा है तो वो एड्रेस बस के माध्यम से होगा। और कंट्रोल सिग्नल जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर प्रदान करता है, कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स जो भी कंप्यूटर्स को और माइक्रो प्रोसेसर को और जो अदर कंपोनेंट हैं उनको, वो कंट्रोल बस के माध्यम से होता है। उसके उपरांत मेमोरी के क्लासिफिकेशन की 2 परिभाषाएं आती हैं यहाँ पर। पहला आता है रैम, या फिर इसी को हम RWM भी बोलते हैं। रैम का जो पूरा नाम होता है वह होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, या इसको RWM बोलते हैं तो इसका पूरा नाम होता है रीड राइट मेमोरी। क्या होता है? इट इज़ ए मेमोरी दैट स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कि ये कंप्यूटर के ऑपरेशन के दौरान हमारे डेटा को स्टोर करता है। और दिस मेमोरी इज़ यूज्ड एज अ राइटिंग पैड टू राइट यूज़र प्रोग्राम और डेटा, कि ये आपके राइटिंग पैड की भांति कार्य करता है जिसमें कि आप यूज़र का प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करते हो। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन बी रीड एंड अल्टर्ड इजीली, कि इस मेमोरी में जो हम इंफॉर्मेशन या डेटा या प्रोग्राम स्टोर करते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम इजीली रीड कर सकते हैं, और साथ के साथ यदि इसमें हम कुछ अल्टरेशन या परिवर्तन करना चाहते हैं वह भी इसमें करना संभव हो पाता है। तो हम इसकी सहायता से दोनों कार्य कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, या रैंडमली इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये सारा इसकी टर्मिनोलॉजी आती है। और दूसरी जो मेमोरी का प्रकार होता है वह होती है रीड ओनली मेमोरी, रोम। यह जो मेमोरी होती है दैट कैरीज या दैट स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन परमानेंटली, कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है बाइनरी इंफॉर्मेशन वह परमानेंटली स्टोर्ड होती है। और यह जो इंफॉर्मेशन होती है, द इंफॉर्मेशन कैन बी ओनली रीड फ्रॉम दिस मेमोरी बट कैन नॉट बी अल्टर्ड, कि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर कर रखी है उस इन्फॉर्मेशन को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इस मेमोरी का जो प्रयोग है वह मैन्युफैक्चरर के माध्यम से किया जाता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करता है, और साथ ही साथ जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको, उनका क्या कार्य होता है वह भी इसी मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है। जैसा कि अपन कोई भी कंप्यूटर ऑन करते हैं, बायोस की जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी, वो सारी रीड ओनली मेमोरी की होती है। कि आप ऑन करते हो, मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे कंप्यूटर ऑन करो, चाहे आप माइक्रो प्रोसेसर किट ऑन करो, तो सर्वप्रथम मैन्युफैक्चरर की इन्फॉर्मेशन आती है, फिर हमारा सिस्टम ऑन होता है। और जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो जो डिकोड करने वाला काम है, जो फैच करके वो आपका रोम से उठाता है, देखता है उसको कि भाई इसका मतलब क्या है इंस्ट्रक्शन का। तो ये रोम का कार्य होता है। उसके उपरांत हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, वह आती हैं हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस से संबंधित। लैंग्वेजेस से संबंधित जो पहली डेफिनेशन आती है, संबंध पॉइंट आता है हमारा, एक वर्ड आता है, वह आता है बिट। 2 वर्ड्स हैं बिट एंड बाइट। इनमें कई बार कन्फ्यूजन रहता है,
तो बिट जो होता है उसे हम स्मॉल b से डिफाइन करते हैं और इसका अभिप्राय होता है ए सिंगल बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट यानी 0 अथवा 1। तो अगर आप सिंगल बाइनरी डिजिट की बात कर रहे हो तो उसे हम बिट कहेंगे और उसको हम स्मॉल b से दिखाएंगे। और बाइट जो होता है उसे हम कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं और उसका अभिप्राय होता है ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट के समूह को हम बाइट कहते हैं। तो बुक्स में कई जगह आपको कैपिटल B जहाँ लिखा हुआ दिख रहा है उसका मतलब कि वहाँ पे वो बात कर रहा है बाइट के संदर्भ में, और जहाँ स्मॉल b लिखा हुआ बिट के संदर्भ में। फॉर एग्जांपल वहाँ पे सपोज लिखा हुआ 8 और स्मॉल b, तो उसका मतलब वो 8 बिट्स की बात कर रहा है, और 8 और कैपिटल B लिखा हुआ है उसका मतलब वो 8 बाइट की बात कर रहा है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके उपरांत एक और वर्ड आता है निबल। निबल जो होता है वो होता है ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। तो यहाँ के बारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक बाइट में कितने निबल होते हैं, तो एक बाइट में कितने निबल हो गए, 2 निबल्स हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से निबल जो होता है वो 4 बिट का होता है। उसके उपरांत एक महत्वपूर्ण वर्ड और आता है, वो आता है वर्ड। वर्ड जो होता है वह होता है ए ग्रुप ऑफ बिट्स द कंप्यूटर रिकॉग्नाइजेज एंड प्रोसेसेस एट ए टाइम, कि एक समय में कंप्यूटर के द्वारा नंबर ऑफ बिट्स का वह समूह जो वह रिकॉग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है और उसके ऊपर कोई प्रक्रिया कर सकता है, उस समूह को हम वर्ड कहते हैं। जैसे नॉर्मल इंग्लिश में अपन डे टू डे लाइफ की भी बात करें यदि अपन, तो हम जानते हैं कि हम जो कुछ भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश के वर्ड्स हैं तो वो वही वर्ड्स, वही बिट्स का या वही लेटर्स का समूह होता है जिसको कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी को हम वर्ड कहते हैं। यदि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आप बना दो कि जिसको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकें, प्रोसेस नहीं कर सकें, तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। तो सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर के केस में भी वही चीज़ होती है कि बिट्स का ऐसा समूह जिसको कि कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर सके, माइक्रो प्रोसेसर रिकॉग्नाइज कर सके और उस पर कोई प्रक्रिया कर सके कि एक बार के अंदर, उसे हम वर्ड कहते हैं। और 8085 के संदर्भ में यदि बात करें हम, तो यहाँ पे जो हमारे वर्ड की साइज़ होती है वो 8 बिट की होती है। 8 बिट यानी कि 1 बाइट। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन यही होता है क्योंकि 8085 में आपका बाइट भी और वर्ड भी दोनों सेम हो गया, 8 ही बिट का हो गया। कुछ माइक्रो प्रोसेसर जहाँ पे आपके वर्ड की साइज़ जो है वो 16 बिट की हो सकती है, या 32 बिट या 64 बिट भी पॉसिबल होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ वर्ड वो एक बार में कितना रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। अगर हम बसेस से कंपेयर करें तो ये ध्यान में, अगर आपको डायरेक्ट समझना हो कि कोई माइक्रो प्रोसेसर के लिए उसकी वर्ड साइज़ कितनी होगी, इस चीज़ का पता कैसे चलेगा? तो ये चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी डेटा बस की साइज़ से। क्यों? क्योंकि साइज़ ऑफ द डेटा बस जो होती है वो साइज़ होती है जिसको कि आपका माइक्रो प्रोसेसर रिकॉग्नाइज कर पाता है और वही उसकी वर्ड साइज़ कहलाती है। तो 8085 के संदर्भ में यदि बात करें तो यहाँ इसकी जो साइज़ है वह बर्ड्स की साइज़ 8 बिट की होती है, इसलिए यहाँ वर्ड साइज़ जो उसकी है वो 8 बिट की है या 1 बाइट की हम उसको कह सकते हैं। उसके उपरांत आपकी जो परिभाषा आती है वह आती है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन या निर्देश। निर्देश जो हमारा होता है वह होता है ए कमांड इन बाइनरी दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर टू अकॉम्प्लिश ए टास्क, कि किसी एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए, टास्क को पूर्ण करने के लिए एक माइक्रो कंप्यूटर द्वारा या माइक्रो प्रोसेसर द्वारा रिकॉग्नाइज और एग्जीक्यूट करने की जो साइज़ होती है, जो निर्देश, उसको निर्देश कहा जाता है। जैसे सपोज नॉर्मल वर्ड्स की बात करें अपन, मैंने जनरल लैंग्वेज की बात करें अपन कि स्टैंड अप, ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, तो ये आपका एक निर्देश है कि आपको ये कार्य करना है। उस कार्य के लिए क्या किया आपने? आपको 1 स्टेप फॉलो कर लिया, आपको खड़ा होना है। तो आप एक प्रोसेस कर रहे हो, इसका मतलब इस निर्देश की साइज़ क्या है? 1 वर्ड की है। और यह मैंने आपको ज़्यादा चॉइस दे दी, आपसे मैंने कहा गो टू द स्टाफ रूम एंड ब्रिंग द चॉक, तो ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया। अब इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा? आप पहले स्टैंड अप होंगे, पहला कार्य करेंगे, फिर आप चल के जाएंगे क्लास के बाहर, सेकंड कार्य, फिर आप स्टाफ रूम में पहुंचेंगे, तीसरा कार्य, वहाँ से आप चौक लेंगे, चौथा कार्य, फिर आप वापस आएंगे, पांचवा कार्य, फिर मुझे चौक देके वापस बैठेंगे, छठा कार्य। तो ये आपकी वर्ड साइज़ यहाँ 6 बाइट की हुई। तो ये चीज़ यहाँ पे दोबारा आती है कि कुछ इंस्ट्रक्शन, सम इंस्ट्रक्शंस आर डिजाइन्ड विद 1 वर्ड एंड सम रिक्वायर्ड मल्टीपल वर्ड्स। अगर आप लॉजिकल और अर्थमेटिक वर्क की बात करें तो सपोज आपको एडिशन का कार्य करवाना है 2 डेटा के मध्य,
तो पहला डेटा आप स्टोर करेंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर उन दोनों के मध्य एडिशन करवाएंगे। तो ये मल्टीपल स्टेजेस हो गई। और एक नंबर को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो सिंगल स्टेज होगी। तो वर्ड साइज जो है अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के लिए, निर्देशों के लिए अलग अलग होती है। कुछ निर्देश जो हैं वो सिंगल वर्ड के होते हैं और कुछ निर्देश जो होते हैं वो मल्टीपल वर्ड के होते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस की परिभाषा यहाँ पर हमारी होती है। तो आपको ये चीज़ें जो है महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है यहाँ पर। इन चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए आगे प्रक्रियाएं अपनी करनी है, इनका आप ध्यान रखिएगा। और इसके आगे के कुछ निर्देश जो हैं अपन आगे के चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।